चैप्टर 4 देख रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे। प्लेन, अगर आप अपना टेबल देखें तो वो एक प्लेन है, अपना स्क्रीन देखें वो एक प्लेन है। तो जब एक प्लेन में मोशन हो रहा हो, यानी कि दो डायमेंशन है आपके पास, जैसे ये स्क्रीन है, इसमें अगर आप माने इसको एक्स डायरेक्शन, इसको वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पर मोशन हो रहा है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर मोशन हो रहा है। और अगर हम इस मोशन के लिए रेफरेंस ले अपना टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे मैंने आपको ये बताया कि हम यहाँ कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लीजिए ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो हमने इसको एक्स लिया, इसको वाई लिया, तो इस तरीके के मोशन जो होते हैं वो हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लेते हैं एक्स और वाई। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो केवल और केवल स्पेसिफाई होती है या उसके बारे में जानकारी होती है केवल मैग्नीट्यूड की या उसके साइज की, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ आप बताएंगे, जैसे ये आपका स्केल है, इसकी लेंथ यहां से यहां नापिए तो भी सेम होगी, यहां से यहां नापिए तो भी सेम होगी। लेंथ की बात हो रही है। मास आप नापिए, डेंसिटी, स्पीड या काम, वर्क, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? आपने कहा कि ये स्केल है, और एक एग्जांपल लेता हूं कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्केल को मैंने इस तरफ कर दिया, और आपने कहा कि जब मैंने इसको नापा तो ऐसी लेंथ आई, इसको मैंने नापा तो अलग लेंथ आई, थीटा एंगल पे इसको कर दिया, क्योंकि इसका मैं अगर प्रोजेक्शन लूं तो ये अलग लेंथ आएगी। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो केवल मैग्नीट्यूड से नहीं, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, स्केलर तो, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर तो होती ही होती है, साथ में आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आप इसको ले रहे हैं, किस डायरेक्शन में नाप रहे हैं, क्या डायरेक्शन है इसका। जैसे वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे की सारी जो अलग अलग आपके क्वांटिटीज आएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, ये सारी की सारी वेक्टर होंगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। डायरेक्शन के हिसाब से चीजें चेंज हो सकती हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो क्योंकि वेक्टर इंपॉर्टेंट है और वेक्टर क्योंकि स्केलर भी होता है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं वेक्टर के? पहली चीज तो, जैसे स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में उसका ओरिएंटेशन, डायरेक्शन आप कह सकते हैं, डायरेक्शन भी होगा। और जो नॉर्मल आपके अलजेब्रा के लॉ है जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, वो यहां पर पूरी तरीके से नहीं लगते हैं। यदि आप कहें कि डायरेक्शन में चेंज हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। आप ये मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ तो चेंज होगी ही होगी, लेकिन डायरेक्शन भी उसको चेंज करता है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिसाइड करते हैं कि इस वेक्टर क्वांटिटी में, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, कुछ यहां पर लिखी हुई हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी हैं, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिसाइड करते हैं कि ये चेंज होगा। इसके अलावा जब हम ए लिखेंगे तो हम कहेंगे स्केलर है। जब इसी ए को हम बोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यानी कि बोल्ड फेस लेटर में लिखेंगे और साथ में उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे, तो यही ए जो आपका स्केलर क्वांटिटी थी, इसको हम वेक्टर समझने लगेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट, एक यूनिट, आप कहते हैं ना एक यूनिट, एक यूनिट टेम्परेचर बढ़ गया, एक यूनिट वेट घट गया, तो यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर यानी कि वेक्टर यानी कि डायरेक्शन, यूनिट मतलब एक, एक यूनिट का डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, यानी एक, और ये किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है, क्योंकि वेक्टर है, किसी न किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। अब ये यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब तीन संख्या आ गई ना इसमें, अगर मैं इसी को एक कह दूं तो एक तो यूनिट हो गई, और एक का मैं डायरेक्शन यहां लूं या यहां लूं, अब मैं डायरेक्शन से डिसाइड करूंगा, एक को छोड़ दूंगा। यानी कि अगर मुझे केवल डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है तो मैं यूनिट वेक्टर की बात करूंगा। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हमने कहा कि भाई एक को बोल्ड कर दीजिए, इसके ऊपर एरो लगा दीजिए, तो ये वेक्टर हो जाएगा। लेकिन हम एरो को छोड़ के अगर इसके ऊपर कैप लगा दें तो ये यूनिट वेक्टर होगा, यही वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड एक होगा, 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन ये स्पेसिफाई करेगा। तो यूनिट वेक्टर किसी डायरेक्शन ए में ये वेक्टर है।
उसको हम ए कैप से बताएंगे। देखिए मैंने जो एरो है उसको कन्वर्ट कर दिया आपके कैप में, और ये ए कैप बताएगा। आप लीजिए इस वेक्टर को और उसको डिवाइड करिए उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को डिवाइड करिए उसके मैग्नीट्यूड से, तो जो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद आएगा वो आपका यूनिट वेक्टर होगा। या आप ये कह सकते हैं इसी चीज को लेके कि अगर आपको वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का उससे यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, ये स्केलर है, इसको आप डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्शन के लिए DIR लिख देता हूं, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर को। जब डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ गया आपका, ये वेक्टर आ गया, जो ये वेक्टर आ गया। इक्वल वेक्टर क्या होंगे, जब ए और बी आप कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, साथ में ये डायरेक्शन भी सेम है। यानी कि मैंने अगर एक वेक्टर ये कहा और एक वेक्टर ये कहा, दोनों सेम है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल सही है, इक्वल है। लेकिन मैंने कहा ये और क्या ये इक्वल है, दोनों के मैग्नीट्यूड मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन इनके अलग अलग है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। जीरो वेक्टर क्या होंगे, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू 0 होगी और कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। इसको हम जीरो के ऊपर एरो लगा के प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। इसको हम जीरो वेक्टर कहें या नल वेक्टर कहें, एक ही बात है। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर एक ही बात होती है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का सीधा मतलब है कि आप ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन बदल दे। यानी कि हमने कहा कि ये वाला देखिए, ये एक वेक्टर बताया था, ये दोनों बराबर थे। अब इस वेक्टर, ये वाले वेक्टर को मैं इस डायरेक्शन में कर देता हूं, ये दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे हमने कहा ये ए वेक्टर है, अब इसको उल्टा कर दिया हमने, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो जो बी आया वो -a के बराबर होगा, यानी कि इसी का माइनस हो जाएगा। यानी कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो ए के लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट हो इससे, उसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए या -a कैप एरो, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है एक वेक्टर दूसरा वेक्टर जिनके सेम डायरेक्शन हो। ये हो सकता है बराबर हो सकता ना हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 3 हो, इसका मैग्नीट्यूड 5 हो, लेकिन दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। अगर ये आपके अपोजिट हो जाए, मतलब मैं इसका डायरेक्शन उल्टा कर दूं, तो हम कहेंगे ये एंटी पैरेलल है। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, या फिर वो किसी एक प्लेन के पैरेलल हो दोनों। जैसे मैंने कहा ये एक प्लेन है मेरा, एक वेक्टर इसके पैरेलल है और दूसरा वेक्टर भी इसी प्लेन के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अदरवाइज हम इनको कहेंगे कि ये नॉन कोप्लेनर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो आपको पोजीशन देता है, और किससे, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से जो ओरिजिन के अलावा हो। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है कि ये ओरिजिन है, ये मान लीजिए R1 है, ये आपका R2 है, ये R2 - R1 जो ये वाला वेक्टर हुआ, इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। यानी कि एक ऐसा वेक्टर होगा जो आपको पोजीशन बताएगा इस पॉइंट की। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का रेफरेंस इसके साथ, इस पॉइंट का रेफरेंस इसके साथ, इनके आपस में रेफरेंस बता रहा है। इसमें ओरिजिन यूज नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज नहीं हो रहा है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यूज नहीं हो रहा है। जैसे R12 बताया, R2 - R1, और इसी को मैं अगर R21 लिख दूं तो ये हो जाएगा R1 - R2। कैप लगे रहेंगे सब में, मतलब ये एरो सब में लगा रहेगा क्योंकि वेक्टर है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यदि आपके पास दो वेक्टर है और एक किसी पॉइंट पे वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उनको हम पैरेललोग्राम का साइड ले सकते हैं, एडजेसेंट साइड। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है ए, ये O, इस पे दोनों ये A और ये B दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम इनको पैरेललोग्राम का साइड ले सकते हैं। और जो रिजल्ट आएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो ये जो दोनों काम कर रहे हैं इस पे, तो ये इनका रिजल्टेंट काम क्या होगा, दोनों का हमको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल बनेगी, वो इसका ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट O का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताएगी, राइट। तो यदि ए और बी, इस यहां पर देखिए पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की, मेन चीज है कि अपोजिट साइड पैरेलल है।
तो यदि ए और बी आपके दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के, ये दोनों थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, तो जो मैग्नीट्यूड इनका आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, आर इक्वल टू ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा ये एंगल है, ए और बी खैर आपके सामने है ही। जो डायरेक्शन होगा, अब ये मैग्नीट्यूड आ गया, मैं कह रहा हूं कि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, तो इनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, वो इधर से आएगा। इसी तरीके से अब ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो ले आए, क्योंकि वेक्टर भी, रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होने वाला है, तो उसका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए। तो मान लीजिए अल्फा आपका एंगल होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच में है, मतलब मान लीजिए ये रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, तो अल्फा आएगा tan इनवर्स b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ये r जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका अल्फा है। ये अल्फा कौन सा एंगल है, जो अल्फा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ बना रहा है, क्योंकि थीटा तो हमें पता ही है ना, a और b के बीच में थीटा तो पता ही है। रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ क्या बना रहा है वो ये होगा, और b के साथ भी निकाल सकते हैं, है ना। ये अगर पूरा थीटा है और ये अल्फा है, तो ये अल्फा माइनस थीटा होगा, आप tan अल्फा माइनस थीटा करके निकाल सकते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या क्या होता है, यदि दो वेक्टर हम रिप्रेजेंट करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, और यहां पर हम ट्राइंगल के साइड लें, ट्राइंगल के साइड लें, लेकिन ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। जैसे अगर एक वेक्टर इस तरीके से है, ये देखिए एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां करेंगे तो ये पैरेललोग्राम लॉ से बनेगा। लेकिन अगर हम इसके हेड को इसके टेल से जोड़ें, मतलब इसको यूं बनाएं, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, ये ए है और ये बी है, इसका हमने टेल जोड़ा, तो जो तीसरा साइड होगा ट्राइंगल का, यानी कि ये साइड, ये आपको बताएगा फाइनल वेक्टर एडिशन। और दो वेक्टर ए और बी हम अगर ट्राइंगल लॉ से एडिशन करें, तो हम इसको ए लेंगे, इसको बी लेंगे, तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो होगा ए प्लस बी। ये ए प्लस बी ए और बी का जोड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि ट्राइंगल का जो तीसरा साइड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आपको दिखाएगा, और वो आपको रिजल्टेंट डायरेक्शन भी दिखाएगा। जो सम होगा रिजल्टेंट ए और बी का, वो आपने ओ क्यू से देखा, यानी कि आपने क्या किया कि इसका सर इसके टेल से जोड़ा, यानी कि इसका हेड इसके टेल से जोड़ा, और फिर आपने कहा कि ये हमारा ओ क्यू ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसमें ये ए है ये बी है। तो आपको इसको सीरियली जोड़ना पड़ेगा, तब आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब दो की बात, दो वेक्टर तो ठीक है ट्राइंगल लॉ से कर लेंगे, पैरेललोग्राम से कर लेंगे। यदि एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स आपके पास है, तो आप ट्राइंगल से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मल्टीपल ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो मल्टीपल ट्राइंगल्स जब बनते हैं, देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से मल्टीपल ट्राइंगल जब बनते हैं, तो आपका क्या बनता है, पॉलीगन बनता है। तो यदि एक दो से अधिक वेक्टर्स आपके पास हैं और उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने पॉलीगन से दिखाए हैं, और ऑर्डर में लिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा कि ये पहला है, दूसरा जो होगा ये इसका हेड है, दूसरे की टेल इससे यहां से जोड़ेंगे, फिर तीसरे की टेल इसके हेड से जोड़ेंगे, फिर इसकी टेल इसके हेड से जोड़ेंगे। ऐसे करते 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 आपने एक पूरा कंप्लीट एक पॉलीगन बना दिया। और जब आपने ये काम किया, तो जो क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग साइड वो वाली यहां से यहां तक, ये आपको देखिए ये P है, इसका ये ट्रायंगल, ये P और ये Q ट्रायंगल लॉ से जोड़ दीजिए, ट्रायंगल लॉ जो हमने अभी देखा, तो P प्लस Q हो जाएगा। इसके साथ R जोड़ दीजिए तो ये P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। इसके साथ S जोड़ दीजिए, P प्लस Q प्लस R प्लस S हो जाएगा। T जोड़ दीजिए, R हो जाएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T। ये आपका फाइनल वेक्टर दिखा रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है आपका। तो एक प्रॉपर पॉलीगन बन रहा है। पॉलीगन का मतलब होता है एक से दो से अधिक साइड। ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, उससे ऊपर ले जाइए तो n जिसके भुजाएं होंगी या n साइड्स होंगे वो पॉलीगन कहलाता है। हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, और भी आगे हो सकते हैं। इस तरीके से ये जुड़ता है, इसे हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। वेक्टर एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? वेक्टर एडिशन कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। सबसे पहले तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी ए और बी वेक्टर है तो ए को बी के साथ जोड़े या बी को ए के साथ जोड़े। ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स हैं, ये नॉर्मल एडिशन नहीं हो रहा है। ए को बी से जोड़े या बी को ए से जोड़े, दोनों सेम रहेंगे। एसोसिएटिव लॉ है, यानी कि ए बी और सी है तो ए के साथ बी प्लस सी को जोड़े, या ए और बी को पहले जोड़े फिर सी के साथ जोड़े। ये एसोसिएटिव है, तीन वेक्टर अगर हम ले।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर है और साथ में एक लैम्डा है जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, और वो इस तरीके से बाहर है, तो लैम्डा इंटू ए और बी अगर इसको करें, लैम्डा ए और लैम्डा बी ए अलग अलग जुड़ेंगे, यानी इनकी मैग्नीट्यूड में इजाफा होगा लैम्डा के मल्टीपल से। इक्विलिब्रियम वेक्टर क्या होता है? इक्विलिब्रियम वेक्टर मतलब इक्विलिब्रियंट या इक्विलिब्रियम, इसमें वो वेक्टर है जो बैलेंस करता है दो या दो से अधिक वेक्टर को, जो एक साथ किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल अपोजिट होगा रिजल्टेंट वेक्टर के, यानी कि मान लीजिए आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं या दम लगा रहे हैं और दूसरा भी यहां से दम लगा रहा है और ये चीज हिल नहीं रही है, इसका मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है दूसरा आदमी वो आपके फोर्स से बिल्कुल अपोजिट है और बराबर है। वही बात यहां पर है, ये जो आर वेक्टर आप कह रहे हैं वो बाकी जितने भी जुड़ रहे हैं, चाहे इस पे ये काम कर रहा हो, ये काम कर रहा हो, इन सबको जोड़ के आप नेगेटिव साइन दे देंगे। इसका मतलब ये है कि इसके आपके अपोजिट काम कर रहा है और बराबर है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियंट वेक्टर कहते हैं। यदि वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया किसी रियल नंबर से लैम्डा से, तो आपको एक बी वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का लैम्डा टाइम्स, और डायरेक्शन जो होगा वो ए का ही होगा। और अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए नेगेटिव है, अगर ये लैम्डा पॉजिटिव है तो उसी साइड उसी डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दो वेक्टर का जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, हम एडिशन ही करते हैं। यानी कि अगर p और q वेक्टर है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो p और q को हम जोड़ते हैं, यानी p प्लस माइनस q, यानी p लेंगे और q मान लीजिए कुछ इस तरीके से है q, तो q का डायरेक्शन चेंज कर देंगे बस, और इन दोनों को जोड़ देंगे, वो एक ही बात होगी कि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन नॉन कम्यूटेटिव होता है, यानी कि a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। ऐसी नॉन एसोसिएटिव होता है, a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं होता है a माइनस बी माइनस सी, यानी कि ये और ये करें दोनों अलग हो जाएंगे। रेजोल्यूशन क्या होता है वेक्टर का? ये एक वेक्टर को हम स्प्लिट करते हैं, अलग अलग चीजों में विभाजित करते हैं, दो या दो से अधिक वेक्टर में अलग अलग डायरेक्शन में, और जिनका जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा जो इस सिंगल वेक्टर को हमने विभाजित किया है। एक वेक्टर को अलग अलग कंपोनेंट में हमने या रिजॉल्व कंपोनेंट में बनाया या रिजॉल्व किया, वो जो कंपोनेंट है अगर उनको हम जोड़ दें तो हमारा यही वेक्टर आना चाहिए। ये जो वेक्टर जिसको हमने स्प्लिट किया और जो वेक्टर स्प्लिट करने के बाद बने, उनको हम कहते हैं कि ये उस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। बल्कि ये समझिए कि जो रेजोल्यूशन है वेक्टर का वो सिंपल अपोजिट है कंपोजिशन, यानी कि a प्लस बी कर रहे हैं आप और रिजल्टेंट वेक्टर आ रहे हैं। इसी तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर से आप a और b निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर a है आपका, एक एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये आपका a वेक्टर है, ये थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में आप ये थीटा है, इसको यहां पर जोड़ दीजिए, तो आप जानते हैं कि ये थीटा है, ये a है, तो ये a cos थीटा होगा। इसी तरीके से ये a sin थीटा होगा, तो आप कह सकते हैं x कंपोनेंट a cos थीटा हुआ, y कंपोनेंट a sin थीटा होगा। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये a cos थीटा और a sin थीटा को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, मतलब ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करिएगा, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, यही वेक्टर आ जाएगा ये वाला। यदि एक वेक्टर फ्री स्पेस पे है और ये एंगल बना रहा है अल्फा एक्स एक्सिस से, और एंगल बीटा बना रहा है वाई एक्सिस से, और एंगल गामा बना रहा है जेड एक्सिस से, तो जो मैग्नीट्यूड होगा इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का इन तीन एक्सेस पे, ए एक्स होगा a cos अल्फा, ए वाई होगा a cos बीटा, और a z होगा a cos गामा, क्योंकि ये अल्फा एक्स से बना रहा है, बीटा वाई से बना रहा है, गामा z से बना रहा है। रिजल्टेंट क्या होगा, a अंडर रूट a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस c z स्क्वायर। यदि एक a वेक्टर है, इसको हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ax i जो है x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, a y j ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। और डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, ये यूनिट वेक्टर हमने जे डायरेक्शन में और यूनिट वेक्टर जेड मतलब वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में, तो आई जे के आपके यूनिट वेक्टर्स है एक्स वाई जेड एक्सेस में। अगर मान लीजिए जो कंपोनेंट है इस वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पोजीशन वेक्टर क्या होती है? पोजीशन वेक्टर किसी भी वेक्टर की वो उसकी पोजीशन बताती है कहां पर है। यानी कि मान लीजिए अगर ये किसी भी जगह पे है,
अब एक एक्सेस के हिसाब से देखिए, एक्स और वाई हमने एक्सेस बनाया, इस ओरिजिन से वो किस जगह पे है। अब इस ओरिजिन से अगर हम बताएं कि ये इतनी दूरी पे है, तो हम क्या बताएंगे, हम एक्स और वाई के हिसाब से तो इसका एक्स और वाई मतलब ऑर्डिनेट और एब्सिस तो दिखाएंगे। जैसे कि हमने कहा ये एक्स एक्सिस से 2 की दूरी पे है, वाई एक्सिस से 3 की दूरी पे है। 2,3 आपका क्या हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है। और डायरेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये इसका एंगल भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें पता है 2,3। तो ये पोजीशन बताता है अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करें, और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखा रहा है। आपने कहा यहाँ से यहाँ तक तो डायरेक्शन हो गया, और ये मैग्नीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ जो हो गई वो आपकी मैग्नीट्यूड हो गई। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ओपी कहेंगे। ओपी क्या होगा, यहाँ से एक्स आई प्लस वाई जे, यानी कि 2i प्लस 3j, बस ये करना है आपको। तो यदि पोजीशन वेक्टर आर 3 डिमेंशन में है, तो आप इसको एक्स आई वाई जे तो है, साथ में जेड के और जोड़ देंगे, आई जे के, ये आपके यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड के अलॉन्ग, जिसमें जो पोजीशन वेक्टर आर का वो 3 डिमेंशन में। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेने की कोशिश करें, यानी कि ये तो खैर वेक्टर होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से रखते हैं, 2 बार के बीच में, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी, आपकी डिस्टेंस आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, 2 तरीके के वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होते हैं। एक आपका डॉट प्रोडक्ट होता है जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर का, ये हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है 2 वेक्टर का, उसका मल्टीपल साथ में कोसाइन एंगल उनके बीच में। जैसे आपने कहा कि हाँ, ये एक चीज और है, इसका जो वैल्यू आएगी वो स्केलर आएगी, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ए डॉट बी, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, मैंने ए की वैल्यू बी की वैल्यू, साथ में कॉस थीटा भी, यानी कि आप इसको कहते हैं ए डॉट बी मॉड ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। कैसे, देखिए आपका ये ए है, अब ये बी है, बी कॉस थीटा क्या होगा, ये थीटा है तो बी कॉस थीटा ये हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ए और बी कॉस थीटा का मल्टीपल क्या होगा, आपका डॉट प्रोडक्ट, बस ये समझ लीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, ये क्रॉस से दिखाया जाता है, या वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें ए होता है बी होता है, साथ में साइन थीटा होता है। ए बी ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है ए और बी का, ये साइन थीटा है, साथ में एन कैप आता है। एन कैप मतलब जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट जो आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा, वो आपको बकायदा एक वेक्टर आएगा। जैसे स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर आया था ना, यहाँ पर वेक्टर आएगा, इसलिए एन कैप लगाया हुआ है। थीटा वैसे ही इनके बीच में एंगल है, ए और बी के बीच में, और एन कैप जो है, एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, वो किस डायरेक्शन में है, मान लीजिए ए है ये बी है, तो अगर आप ये स्क्रीन या पेज देख रहे हैं और इसके उससे बाहर निकलता हुआ मैं एरो बनाऊं, तो ये एन कैप ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा। ज्योमेट्रिकली जैसे हमने इसको बताया था कि भाई ये तो मॉड, ये ए है और बी का प्रोजेक्शन है ए पे। अगर ए और बी वेक्टर, ए क्रॉस बी आपका वेक्टर है जिसका मॉडुलस है एरिया पैरेललोग्राम का, जब 2 साइड आप एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम के लें, तो जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा उस ए और बी का, और एरिया पैरेललोग्राम आपका होगा ये वाला, एरिया पैरेललोग्राम आपका ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करेगा। स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव लॉ होता है ए डॉट बी इज बी डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है ए डॉट बी प्लस सी, मतलब ए डॉट बी और ए डॉट सी का जोड़। स्केलर प्रोडक्ट 2 अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्योंकि इसके बीच में ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब थीटा आप कह रहे हैं दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये थीटा जीरो होगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, ये सिंपली ए और बी के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के बराबर होगा, यानी कि वेक्टर आप पैरेलल होंगे एक दूसरे के। यदि ए और बी यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड 1 है। अगर ए डॉट बी करें तो 1 × 1, क्योंकि इसकी यूनिट वेक्टर है, और कॉस थीटा, तो सिंपल कॉस थीटा वैल्यू आ जाएगी इसकी। डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का निकालें आई जे के, तो आई डॉट ए, आई क्या होगा, आई मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड और कॉस, अब आई सेम है, यानी कि कॉस 0 की बात हो रही है, कॉस 0 1, यानी कि आई इंटू आई 1 है, आई 1 है, 1 × 1 1 होगा। ऐसी जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा। ऐसी आई डॉट जे करेंगे, अब देखिए आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, अब आई जे के मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस की बात हो रही है, तो एक्स और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये होगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा।
तो आई जे जे के आई जो परपेंडिकुलर आपस में लेंगे जीरो देगा। स्क्वायर अगर लेंगे ए डॉट ए, तो ए क्योंकि दोनों के बीच में जीरो एंगल है कॉस जीरो, दोनों एक ही वेक्टर है ना, इसलिए एंगल जीरो है इनके बीच में, तो ए डॉट ए होगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए है ये है। यदि दो वेक्टर ए और बी अगर इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले, यानी कि ए को हम ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के लिए, बी को भी इसी तरीके से ले, तो इसको ए डॉट बी करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आई मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आई जे जे के वाले कंपोनेंट बचेंगे, क्योंकि उनके बीच में कॉस आपका जीरो आ रहा होगा, बाकी कॉस 90 वाले सारे हट जाएंगे। तो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड बचेगा केवल। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होगी? क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी ए क्रॉस बी करेंगे तो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा, बल्कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। एसोसिएटिव भी नहीं होता है, अगर ए क्रॉस सी करें और ए क्रॉस बी सी के साथ करें तो ये बराबर नहीं होते। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जरूर फॉलो करते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी मतलब ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगर थीटा जीरो है इसके बीच में, यानी कि आप माने पाई है, तो आप ये कहेंगे कि दोनों वेक्टर कोलिनियर है, ए और बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा, तो साइन जीरो है इनके बीच में अगर मान लीजिए, और जब ये जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब ये साइन जीरो जीरो, इसका मतलब ये दोनों एक कोलिनियर है। या आप ये कहें कि ए और ए क्रॉस बी अगर जीरो आ रहा है तो ए और बी पैरेलल है, आपको ये बताना पड़ेगा कि ए और बी नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो होंगे तभी तो इसके बारे में बात होगी। अगर थीटा 90 डिग्री है, ए क्रॉस बी आपने किया और ए बी, क्योंकि साइन आता है इसमें, ए बी साइन थीटा और एन कैप, तो साइन 90 डिग्री मतलब होता है साइन 91 होता है, तो सीधा ए बी और एन कैप। एन कैप क्या होगा? ए और बी, एक ऐसा एन कैप ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एक वेक्टर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का अपने साथ, क्योंकि ए क्रॉस ए करेंगे आप तो ए साइन आपका जीरो आएगा, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए ये जीरो आएगा। अगर ए क्रॉस बी आपने किया तो ये आ गया जीरो, इसका मतलब ये है कि ए जीरो है या बी जीरो है या ए और बी पैरेलल है, ये तीनों चीजें निकल सकती है। या ए जीरो है, यानी ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी है ए बी साइन थीटा एन कैप, या तो ये जीरो कब होंगे? या ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, या ये आपके साइन थीटा जीरो होगा, वो तब होगा जब दोनों पैरेलल होंगे। ये ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 1.1 साइन थीटा, 1.1 तो 1 होगा, यानी कि साइन थीटा आएगा केवल। अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले आप यूनिट वेक्टर का आई जे के, देखिए आई करेंगे तो आई साइन जीरो, राइट, साइन जीरो इंटू एन कैप। अब साइन जीरो जो होता है जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। अगर आपने सिमिलर को क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो जीरो आएगा, अगर आपने अलग अलग को किया, आई जे को, जे के को, के जे को, तो के आई जे आएगा, क्योंकि इनके बीच में साइन 90 एंगल बनेगा। तो एन कैप तो है ही, और एन कैप क्या होता है? इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो आई और जे के परपेंडिकुलर क्या है? के। जे और के परपेंडिकुलर है आई, इसी तरीके से के और आई के परपेंडिकुलर है जे। अगर इसका आपने जे आई और आई जे कर दिया, उल्टा कर दिया, तो आप जानते हो माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा अगर उल्टा कर दिया तो। यदि दो वेक्टर ए और बी अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखे जाए, ए और बी आपके है, इसको a1 i, इसको b1 j, इसको c1 k लिखे, इसी तरीके से b को a2 i, b2 j, c2 k रखें, और a क्रॉस b ले, a क्रॉस b लिखें, तो आप देखिएगा कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a क्रॉस b मतलब i j के यहाँ रखिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसी तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, ये इसकी वैल्यू आएगी। अगर प्लेन में कोई मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी कैसे बताएंगे? ये आपका पोजीशन वेक्टर है और ये टाइम है, मतलब अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं इसको, तो ये पहले r1 पे था, फिर ये r2 पे चला गया, और यहाँ t1 पे था r1 पे, और यहाँ पर t2 पे ये r2 पे पहुंचा। यहाँ से यहाँ तक ये r1 माइनस r2 गया और t1 माइनस t2, तो जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय जितना टाइम हुआ, ये आपका वेलोसिटी होती है। अब r को हम x, यहाँ पर किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करूँ तो xi प्लस yj, तो ये x2i प्लस yj, इसको माइनस कर दीजिए x1, ये इस वाले से r1 से x1i प्लस y1j, और टाइम तो t2 माइनस t1 है, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये आपका vx होगा। और v सिंपली ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, यानी कि आप एक का ले रहे हैं, एक r1 का और r2 का, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दे रहे हैं, अंडर रूट कर दे रहे हैं। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो ये जो वेलोसिटी आई है
v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी वेक्टर जैसे हमने पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर लिया था, ऐसे वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम वेक्टर। तो ये भी इस तरीके से ही होगा। यहाँ पर आपको vx y लगाना पड़ेगा और एक्सेलरेशन भी इसी तरीके से आता है। लामीज थ्योरम क्या होता है? लामीज थ्योरम बताता है कि यदि कोई पार्टिकल जिसमें एक साथ 3 फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है, तो हर एक फोर्स का कांस्टेंट रेशियो होगा साइन एंगल के साथ जो इनके पीछे बन रहे हैं। जैसे आपका ये पी क्यू आर, ये आपके 3 फोर्सेस लग रहे हैं और ये बॉडी जो है 3 फोर्सेस लगने के बाद भी इक्विलिब्रियम में है। तो इसके बीच में मान लीजिए क्यू और पी के बीच में अल्फा एंगल है, इसके बीच में कुछ गामा एंगल है, इसके बीच में कुछ बीटा एंगल है। तो ये पी क्यू आर और ये एंगल किस तरीके से रेशियो में होंगे? 3 फोर्सेस पी क्यू आर है, ये एक्ट कर रहे हैं इस ओ पे और डायरेक्शन जो है उनकी अल्फा बीटा और गामा से बताई गई है। तो इक्विलिब्रियम में अगर ये है तो पी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू क्यू बाय साइन गामा इक्वल टू आर बाय साइन अल्फा। ये इसका लामीज थ्योरम कहता है। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल एक बड़ा जनरल नाम है किसी ऑब्जेक्ट का, यदि आप उसको किसी वेलोसिटी से फेंके लेकिन वेलोसिटी उसकी इंक्लाइंड हो प्लेन से। तो अगर आप किसी चीज को इस तरीके से फेंके, एंगल पे फेंके, तो वो इस तरीके से जाके वापस गिरती है। गिरती क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट पे जाके ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स तो हर जगह लगता है, लेकिन क्योंकि आपने इसको वेलोसिटी दे रखी है तो यहां तक ये बढ़ेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ होगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये ऊपर से नीचे जाएगा और नीचे गिरेगा। तो जो पाथ फॉलो कर रहा है ना इस यहां से यहां तक, इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसकी ट्रेजेक्टरी के कारण जो इसने पाथ फॉलो किया है, प्रोजेक्टाइल कहते हैं इसको। इक्वेशन क्या बनेगी प्रोजेक्टाइल मोशन की? अगर आप एक बहुत जनरल केस ले प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो ऑब्जेक्ट आपका इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, तो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से हमने इसको फेंका, ये यू वेलोसिटी है इसकी, तो ये यू एक्स कंपोनेंट होगा और ये यू वाई कंपोनेंट होगा। मान लीजिए ये थीटा है, ये यू वाई है, तो यू एक्स क्या होगा? यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या होगा? ये यू था तो यू साइन थीटा, यू एक्स यू वाई आ गया। इसी तरीके से जो ट्रेजेक्टरी बनेगी, मतलब जो वाई डिस्टेंस, हर एक पॉइंट पे ये डिस्टेंस का ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है, तो जो इक्वेशन बनेगी ट्रेजेक्टरी की इस प्रोजेक्टाइल की, वो होगी y इक्वल टू tan थीटा x। ये y और x और y एक्सिस पे जो मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में बात करें, हर एक पॉइंट पे x y इसकी कोऑर्डिनेट होगी। तो y होगा tan थीटा x माइनस g बाय 2 u cos थीटा, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और cos थीटा वो एंगल है जिस एंगल से फेंका गया इसको, और x स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है और ये इक्वेट हो रही है y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर से, और यहाँ पर a और b आपकी कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला का है, इसीलिए इसकी ट्रेजेक्टरी आप पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी देखते हैं। इसीलिए प्रोजेक्टाइल जब आप एक पत्थर फेंके ऊंचाई पे, हल्के से ऊंचाई पे, तो जिस तरीके से आगे जाके गिरेगा वो आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही दिखाएगा, यानी कि एक पैराबोलिक मोशन दिखाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगी? यहां से यहां तक गया और फिर गिरा, तो कितना टाइम लगेगा इसमें, मतलब इस जगह से जाके यहां गिरने में कितना समय लगा इसको? तो टाइम होगा 2u sin थीटा बाई जी। यहां से यहां तक जो दूरी ये ट्रैवल करेगा, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा यहां से यहां तक, उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए इससे बड़ी चीजें निकल के आती हैं, यानी कि रेंज आपका कब मैक्सिमम होगा? जब ये 2 थीटा, साइन की बात करें, साइन 2 थीटा है, साइन थीटा जब 1 होगा तभी मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। साइन 90 इज 1, तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो 2 थीटा 90, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा? 90 बाई 2 यानी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री थीटा अगर 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो यहां से यहां तक मैक्सिमम रेंज आएगी। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जब 45 डिग्री पे भेजेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी, ये साइन 2 थीटा वाला टर्म 1 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? मतलब मान लीजिए आपने यहां से यहां तक फेंका, तो ये हाइट यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा? तो मैक्सिमम हाइट यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस है, प्रोजेक्टाइल मोशन ने अपनी जर्नी में कहा कितनी हाइट अटेन की, वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में देखें तो इसका इक्वेशन जो यहाँ की बन गई, क्योंकि है क्या ये है तो पैराबोला ही ना, सीधा पैराबोला की इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन इसका पाथ होगा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, टाइम फ्लाइट होगी इसके अंडर रूट 2h बाई जी, हॉरिजॉन्टल रेंज होगा उसका r u अंडर रूट 2h बाई जी, वेलोसिटी किसी भी टाइम पे आप v इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, और जो एंगल बनाएगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी किसी हॉरिजॉन्टल से,
मान लीजिए ये जो बीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पे आ रहा है तो वी एक्स कंपोनेंट यहाँ है, वी ए वाई कंपोनेंट यहाँ है। ये तब की बात है जब ये गिर रहा होगा, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा नहीं, जब नीचे की तरफ आ रहा होगा। यहाँ की अगर बात करें तो वी एक्स और वी वाई कंपोनेंट बनते हैं। तो अगर आप इस बीटा की बात करें तो आपका बी आएगा tan इनवर्स जी टी बाई यू, और जो वेलोसिटी होगी जिससे ये यहाँ पर टकराएगा, नीचे गिर के टकराएगा, वो होगी आपकी बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर का पाथ पे जा रही है, वो ये एंगल होगा, इसने कितना एंगल कवर किया, ये एंगल की बात हो रही है। किसी टाइम में जैसे t1 पे यहां है, t2 पे यहां पे, t1 से t2 में इसने कितना एंगल कवर किया, वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और सर्कल की बात करें तो एंगल कितना होता है? थीटा। हम जानते हैं L इक्वल टू आर थीटा। ये L है, ये L है, ये थीटा है और ये रेडियस है, तो L इक्वल टू आर थीटा होता है। यहीं से आया थीटा आपका आर्क बाय रेडियस, यही चीज मैं बता रहा हूं। थीटा आपका मैग्नीट्यूड है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इसको हम रेडियन में बताते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई? जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी किसी भी सर्कुलर मोशन में, इस मोशन में, वो होता है कितना रेट ऑफ चेंज है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया अभी हमने? यहां से यहां तक थीटा, फिर से बना देता हूं, यहां से यहां तक थीटा, और टाइम कितना हुआ? टी। तो थीटा बाय टी आपका ओमेगा होगा, ओमेगा ही एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसको हम रेडियन पर सेकंड से देते हैं, ये रेडियन में होता है, सेकंड में होता है, तो डी थीटा बाय डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? फिर से हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हमने कहा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का चेंज कितना हो रहा है टाइम के साथ, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है कितना रेट ऑफ चेंज है इस एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ, यानी कि रेट ऑफ चेंज मतलब कितना चेंज हुआ और टाइम के साथ कितना चेंज हुआ। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बताते हैं। ये ओमेगा है, ये टाइम है, तो डी ओमेगा बाय डी टी, यानी कितना ओमेगा चेंज हुआ, मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई टाइम के साथ, डी ओमेगा बाय डी टी आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अगर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की बात कर रहे हैं आप, तो जो इक्वेशन बनेगी, जो हमारी लॉ ऑफ मोशन है, जो हमारी लॉ ऑफ मोशन हमने देखे थे एंगुलर के हिसाब से, वो इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अल्फा एक्सेलरेशन हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन जो भी मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर में होगा, एंगुलर वेलोसिटी है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्योंकि 2x हुआ करता था लॉ ऑफ मोशन में, यहाँ पर थीटा आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर कहेंगे थीटा मतलब डिस्टेंस या एंगुलर डिस्टेंस इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो जो मोशन होगा इस बॉडी का उसको हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड पे सर्कुलर मोशन में जा रही है, इस तरीके से घूम रही है। तो जो टाइम इसमें लगेगा एक रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए या सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, यहाँ से शुरू हुई है दोबारा घूम के यहीं आ गई, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन के लिए जितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए गए एक टाइम में या एक सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है 1 हर्ट्ज। आप कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है 1 बाय टाइम पीरियड है, या टाइम पीरियड आपका 1 बाय फ्रीक्वेंसी है। ये न्यू है, वी नहीं है, न्यू है। कई बार इसको एफ भी लिख सकते हैं। जो रिलेशन आएगा एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, तो ओमेगा क्या होता है? थीटा बाय टी हमने देखा। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। थीटा आपका पूरा कवर करने के लिए कितना लगेगा? अगर इसने पूरा कवर किया, इसलिए मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा घुमा है, तो 2 पाई कवर किया है, तो 2 पाई बाय टी, और 1 बाय टी क्या होता है? एफ, तो 2 पाई एफ। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ये आप लिख सकते हैं। एफ की जगह कई जगह न्यू भी लिखा जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? अब एक बॉडी आपकी यूं घूम रही है, अब घूम रही है तो कैसे घूम रही है? इसके लिए कुछ ना कुछ तो चीजें लग रही होगी, एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो एक अंदर इनवर्ड एक्सेलरेशन जो लग रहा है, जो इसको घुमा रहा है, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको हम देते हैं ए सी, इसका सिंबल है वी स्क्वायर बाय आर। वी की जगह आप आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर आर कट जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा की जगह आप ये रख सकते हैं 2 पाई बाय टी, तो या 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर आएगा। फिर इसको थोड़ा रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग इक्वेशन बनती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ये कुछ कंपैरिजन है इक्वेशन ऑफ मोशन, और जब लीनियर होगा और सर्कुलर होगा। एस इक्वल टू यू टी, यानी थीटा ओमेगा 0 टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस ये देखिए, एस यहाँ पर बन जाएगा थीटा, यू बन जाएगा यहाँ पर ओमेगा 0, ए बन जाएगा यहाँ पर अल्फा। बस इसी तरीके से देख लीजिए, और सारी चीजें वैसे ही आई हैं।
जो ये फाइनल वेलोसिटी इसको ओमेगा कह रहे हैं हम, इनिशियल को ओमेगा 0 कह रहे हैं। ए आपका अल्फा है, एस आपका यहाँ पर थीटा बनेगा, तो बस इनको चेंज कर दीजिए, ये बन जाएगा। सेम चीजें हैं, ये लीनियर के लिए है, ये आपके सर्कुलर के लिए है। यहां पर आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल, उनका यूनिट और उनकी जो डायमेंशन यूनिट है वो दिखाई गई है। यानी पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट दोनों मीटर में आते हैं। पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर। वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज मतलब किसी टाइम के दरमियान, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पे। तो एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी के ऊपर एक डैश लगा देते हैं बार, और ये वी है। दोनों ही LT-1 होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं। ऐसे एक्सेलरेशन में भी यहां से यहां तक कितना एक्सेलरेशन हुआ, एवरेज होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन हुआ। एक पे ए के ऊपर आप बार लगाते हैं, एक ए होता है, दोनों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो टाइम, मैक्सिमम हाइट TM कहते हैं, मैक्सिमम हाइट HM, मैक्सिमम रेंज R। क्योंकि ये सारे के सारे आपके ये दोनों के दोनों डिस्टेंस में है तो मीटर में आएंगे, क्योंकि ये टाइम है तो सेकंड में आएगा। सर्कुलर मोशन की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये स्पीड है इसलिए, और क्योंकि एंगुलर स्पीड है तो रेडियन पर सेकंड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्योंकि एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो बहुत शॉर्ट में हमने जानने की कोशिश की कि मोशन इन अ प्लेन में क्या क्या चीज़ें हमें जानने की जरूरत है, ताकि हम इसके सवाल सॉल्व कर पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।